फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आपका सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ सेवा काल के दौरान यानी कि सर्विस में रहते हुए हो जाती है या फिर किसी पेंशनर की डेथ हो जाती है, तो इस केस में उनके फैमिली मेंबर जो होते हैं वो पेंशन के हकदार होते हैं, जिसे फैमिली पेंशन कहते हैं। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ फैमिली पेंशन 1964, जिसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उस जो फैमिली पेंशन मिलता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और किस रेट से फैमिली पेंशन मिलता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फैमिली पेंशन दो रेट से मिलता है, नॉर्मल फैमिली पेंशन और इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। और ये फैमिली पेंशन का ड्यूरेशन क्या होता है इसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। और इस सबसे बड़ी बात है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैलकुलेशन भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले। और भी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये फैमिली पेंशन जो 1964 है इसके तहत क्या प्रोविज़न है। तो सबसे पहले आप जानिए कि किस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर जो पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिल रहा है तो उनके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन मिलता है। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे पहला कंडीशन अगर सर्विंग एम्प्लॉय करे यानी कि जिनकी डेथ सेवा काल के दौरान होती है, तो या तो जिनकी एक वर्ष के बाद, एक वर्ष सर्विस करने के बाद, मिनिमम 1 ईयर सर्विस के बाद डेथ हो जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ गलती से बाय मिस्टेक विद इन लिखा गया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑफ सर्विस। और दूसरा केस है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का अपॉइंटमेंट होता है और एक वर्ष के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में कंडीशन है कि अपॉइंटमेंट के समय में अगर उनका मेडिकल हुआ था और मेडिकली फिट पाए गए थे, तो इस केस में अगर एक वर्ष के अंदर भी मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन दिया जाता है। और तीसरा कंडीशन है डेथ ऑफ पेंशनर। अगर जो रिटायर कर चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद जिनको पेंशन मिल रहा था, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इस केस में उनके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन दिया जाता है। यह फैमिली पेंशन का जो रेट होता है ये दो तरह का रेट होता है, एक होता है नॉर्मल फैमिली पेंशन और दूसरा होता है इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल फैमिली पेंशन का रेट क्या होता है और इसके लिए कंडीशन क्या होता है ये आगे बताऊंगा। तो नॉर्मल फैमिली पेंशन सबसे पहले समझ लीजिए कि ये होता है कि सरकारी कर्मचारी की जो डेथ हुई थी तो उस समय में जो उनका लास्ट पे था उसका 30%, यानी कि डेथ के समय में जो लास्ट पे था उसका 30% नॉर्मल फैमिली पेंशन के रूप में उनके फैमिली मेंबर को दिया जाता है। या डेथ से 10 मंथ के अंदर अगर किसी कारण से उनका पे कम हो गया था तो एवरेज 10 मंथ का सैलरी निकाला जाता है और उसका 30% उनके फैमिली मेंबर को पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि अगर वह 30% 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30% निकालने के बाद 9,000 से कम होता है और इस पर जो डियरनेस रिलीफ मिलता है ये दोनों जोड़ के इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो 9,000 और डियरनेस रिलीफ जो मिनिमम अमाउंट होगा वो फिक्स किया जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल रेट। अब बात करते हैं कि इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन कब दिया जाता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि जिस सरकारी कर्मचारी की सर्विस में रहते डेथ हुई तो उनका जो सर्विस है वो 7 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर 7 वर्ष से पहले डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को नॉर्मल फैमिली पेंशन ही मिलता है, इनहेंस रेट पर नहीं दिया जाता है। अगर उस सरकारी कर्मचारी की डेथ 7 वर्ष के बाद होती है तो उनके फैमिली मेंबर को इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन दिया जाता है। आज अगर पेंशनर की बात करें तो ऑफकोर्स पेंशन 10 ईयर्स के बाद ही कोई हकदार होता है, इसलिए पेंशनर के केस में यह जनरली एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि जो ये इन्हेंस रेट फैमिली
पेंशन जो होता है इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए 3 कंडीशन रखा गया है। पहला कंडीशन है जो डबल द नॉर्मल फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन है आप जानते हैं कि लास्ट पे ड्रॉन का 30% होता है नॉर्मल, तो उसका डबल हो गया यानी कि लास्ट पे ड्रॉन का 60%। दूसरा कंडीशन है कि 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन, जो लास्ट पे था उसका 50%। और तीसरा है पेंशनर के लिए कि पेंशनर के जो पेंशन जितना ऑथोराइज किया गया था, यानी कि जब उनको पेंशन शुरू हुआ रिटायरमेंट के बाद जो ऑथोराइज पेंशन हो, तो ये तीनों में जो हो, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये डबल द नॉर्मल फैमिली पेंशन जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये तीनों में से जो कम होगा वही इन्हेंस फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो डबल तो ज़्यादा हो जाएगा 50% से। तो और केस में आप समझ लीजिए कि इन्हेंस फैमिली पेंशन जो प्रैक्टिकल पर्पज से होता है वो 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें पेंशनर की तो उनका वही फैमिली इन्हेंस फैमिली पेंशन होगा जो कि उनको ऑथोराइज किया गया था रिटायरमेंट के समय में। क्योंकि अगर नॉर्मल फैमिली पेंशन होगा तो रिटायरमेंट के समय में जितना ऑथोराइज किया गया था उसका 30% ही होगा, लेकिन इन्हेंस रेट पर जितना ऑथोराइज किया गया था रिटायरमेंट के समय में वो पूरा पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा। तो ये हो गया इन्हेंस्ड रेट ऑफ फैमिली पेंशन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये कब तक पेएबल होता है। तो इसके लिए देख लीजिए कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की डेथ सर्विस में रहते हुए होती है तो जब से ये फैमिली पेंशन शुरू होता है तब से ये आगे 10 इयर्स के लिए इन्हेंस रेट पर दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए इन्हेंस रेट पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर रिवर्ट हो जाएगा नॉर्मल फैमिली पेंशन जो 30% होता है वही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पेंशनर के केस में क्या होगा। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो पेंशनर के केस में ये 7 इयर्स तक मिलता है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मान लीजिए कि रिटायरमेंट के नेक्स्ट डे ही डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली पेंशन उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 7 इयर्स तक मिलेगा। क्योंकि यह जो इन्हेंस रेट पर जो फैमिली पेंशन है जो पेंशनर के फैमिली को दिया जाता है वो वो जब रिटायर हुए हैं तो उसके बाद 7 इयर्स या जब तक जो पेंशनर हैं अगर वो जिंदा होते तो उनका एज 67 इयर्स होता। तो मान लीजिए कि अगर किसी पेंशनर की डेथ 1 वर्ष के बाद हो जाती है रिटायरमेंट के तो उनके फैमिली मेंबर को इन्हेंस रेट पर जो यानी कि 50% ऑफ पे लास्ट ड्रॉन है उस रेट पर अगले 6 इयर्स तक ही दिया जाएगा, क्योंकि 6 इयर्स के बाद जो पेंशनर है उनका एज 67 इयर्स हो जाता। तो ये पीरियड तय किया गया है इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फैमिली पेंशन की। तो इसके लिए एक जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उनका पे जो है पे वो पे लेवल 4 में थे और उनका जो पे था 32,300 था जब उनकी डेथ हुई। कब डेथ हुई तो 31/10/2018 को जब उनकी डेथ हुई तो उनका पे था 32,300। अब इस केस में देखिए कि नॉर्मल फैमिली पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा और इन्हेंस रेट पर कैसे कैलकुलेट होगा ये आप जानिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेट पर। तो नॉर्मल रेट पर जैसे बताया है कि 30% ऑफ द पे लास्ट ड्रॉन, जो लास्ट पे था उसका 30% और ये मिनिमम 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन का सिंपल फार्मूला है जो लास्ट पे ड्रॉन था तो नॉर्मल रेट पर 30% मिलता है तो लास्ट पे ड्रॉन था 32,300, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो आप देखिए जो नॉर्मल रेट पर अगर फैमिली पेंशन मिलेगा तो 9,690 मिलेगा पर मंथ। अगर इसी को अगर हम इन्हेंस रेट पर बात करेंगे तो इन्हेंस रेट आपको पता है कि ऑल प्रैक्टिकल पर्पज से 50% होगा। तो 50% में आप देख लीजिए जो उनका लास्ट पे ड्रॉन था 32,300 था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से ही। 50 क्या हो गया 50% ऑफ द पे लास्ट ड्रॉन और डिवाइडेड बाय 100। तो इनका देखिए टोटल जो इनका फैमिली पेंशन बनेगा इन्हेंस रेट पर वो 16,150 बन जाएगा। तो ये हो गया इन्हेंस रेट पर। अब यहाँ आप देख लीजिए
कि जो मैंने बताया था कि जो उनका जो डेथ है, जो डेथ होने के बाद है कि फैमिली इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन एट इनहेंस रेट ऑफ 16,150 पर मंथ फ्रॉम 1/11/2018 टू 31/10/2028 से। अब देखिए कि इनका डेथ चूँकि 7 ईयर्स के बाद हुआ था, तो इनके फैमिली मेम्बर्स को अगले 10 ईयर्स तक ये मिलेगा। चूँकि 31/10/2018 को उनकी डेथ हुई, तब उनका जो फैमिली पेंशन है इनहेंस रेट पर वो 1/11/2018 से 31/10/2028 तक होगा। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि 1/11/2028 के बाद नॉर्मल रेट यानी कि 30% के दर से मिलेगा, जो कि 9,690 रुपये, जैसे कि आपने ऊपर देखा है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं जो पेंशन के हकदार होते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी के फैमिली मेंबर्स होते हैं। पहला कैटेगरी में रखा गया है स्पाउज और चिल्ड्रेन। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो स्पाउज है, जब तक उनकी डेथ होती है या फिर वो दोबारा शादी कर लेते हैं, तो तब तक उनको फैमिली पेंशन मिलेगा। या अगर कोई चाइल्डलेस विडो है, अगर कोई विधवा है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो दोबारा शादी भी कर लेते हैं, तो उनको पेंशन दोबारा शादी के बाद भी मिलता रहेगा, जब तक कि उनका इनकम जो है 9,000 और उस पर डीएनएस रिलीफ जो मिलता है इससे ज़्यादा नहीं हो जाता है। और इसके लिए सर्कुलर का रेफरेंस मैंने दे रखा है, इस सर्कुलर को आप देख सकते हैं। अगर कोई स्पाउस नहीं बचता है तो उसके बाद चिल्ड्रन को भी मिलता है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए कंडीशन क्या है कि बच्चे की एज 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। 25 वर्ष तक एज तक के पेंशन मिलेगा। अगर कोई स्पाउस नहीं है तो ये उसी में आ जाएगा चिल्ड्रन पर। या अगर बच्चे की एज 25 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है या फिर शादी कर लेते हैं या फिर उनका इनकम 9,000 उस पर जो डीएनएस रिलीफ मिलता है इससे ज़्यादा इनकम हो जाता है, तो बच्चे को भी फैमिली पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी का कोई चाइल्ड था जो परमानेंटली डिसेबल्ड है, मैंने परमानेंटली अपंग है, तो उसको ये लाइफ लॉन्ग फैमिली पेंशन उसके बाद मिलता रहेगा, कि इसके लिए एज लिमिट नहीं रखा गया है, फॉर लाइफ मिलता है। लेकिन उसी सरकारी कर्मचारी का अगर दूसरे कोई अपंग सन या डॉटर डॉटर था, अगर उनकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद उनको ये फैमिली पेंशन नहीं दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी टू। कैटेगरी टू में जो आता है इसमें आता है अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो डॉटर। अनमैरिड यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है या तलाक हो चुकी है, जो विधवा हो चुका है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के डॉटर है यानी कि बेटी है, तो उनको मिलता रहता है और ये विदाउट टाइम लिमिट के मिलता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर अनमैरिड है तो अगर उनकी मैरिज हो जाती है तो ये फैमिली पेंशन बंद हो जाएगा। अगर वो डाइवोर्स है या फिर विडो है, वो दोबारा शादी कर लेते हैं तो भी बंद हो जाएगा। या तीसरा कंडीशन है कि अगर चाहे वो अनमैरिड है या डाइवोर्स्ड है या विडोड है, अगर उनका इनकम जो है 9,000 और डीएनएस रिलीफ जो उस पर मिलता है उससे ज़्यादा होता है तो वो बंद हो जाएगा। तो ये कैटेगरी टू में पहला हकदार होता है। अगर इस कैटेगरी का भी कोई अगर नहीं बचता है, तो अब अगर मान लीजिए उस गवर्नमेंट सर्वेंट के डिपेंडेंट पेरेंट्स ही बच गए हैं, तो पहले मदर को और फिर फादर को दिया जाता है। लेकिन डिपेंडेंसी का कंडीशन होता है कि 9,000 प्लस उस पर जो डीएनएस रिलीफ है उससे ज़्यादा इनकम अगर इन लोगों का है तो फैमिली पेंशन इनको नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये एक क्रम में दिखाया गया है कि पहले स्पाउस, फिर चिल्ड्रेन, उसके बाद जो है इसे डाइवोर्स्ड या विडोड या फिर कह सकते हैं अनमैरिड डॉटर, और उसके बाद ये पेरेंट्स पे आ जाता है। तो इस क्रम में ये फैमिली पेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।